इस लेक्चर में प्रोलॉग के डाटा ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है और कुछ प्रोलॉग की एग्जांपल्स बताई गई हैं। फॉलोइंग फिगर शो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स इन प्रोलॉग। प्रोलॉग में डाटा ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो सिंपल ऑब्जेक्ट होंगे और एक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। फिर सिंपल ऑब्जेक्ट जो हैं वो दो तरह के हैं, कांस्टेंट होंगे या वेरिएबल होंगे। और वेरिएबल आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, दे आर एटम्स एंड नंबर्स, ठीक है। तो ये डाटा ऑब्जेक्ट्स की एक ट्री बनती है और प्रोलॉग में जो है इनका अलग से सिंटैक्स है। The prolog system recognize the type of an object in the program by its syntactic form. Prolog जो है वो इसके सिंटैक्स के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करेगा और इन सबका सिंटैक्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से हमने इनको डिफाइन किया कि आपने कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन करना है, वेरिएबल को किस तरह से डिफाइन करना है, या स्ट्रक्चर आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यही इस लेक्चर में बताया गया है कि डाटा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उनको हमने किस तरह से प्रोलॉग की लैंग्वेज में लिखना है। वेरिएबल स्टार्ट विद अपर केस वेयर एज एटम स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर। अब देखें, वेरिएबल जो है वो हमेशा अपर केस से स्टार्ट होगा। प्रोलॉग में कोई भी वेरिएबल बनाना है तो आपने अपर केस से वो उसका अल्फ़ाबेट स्टार्ट करना है, इससे ऑनवर्ड आप लोअर केस लिख सकते हैं। जबकि जो आपके पास एटम्स हैं, एटम आपके पास कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट्स, तो वो लोअर केस से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और डाटा टाइप इसके अंदर कोई भी नहीं होती और ना ही डाटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई भी ज़रूरत है। नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज डाटा टाइप डिक्लेरेशन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द प्रोलॉग इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रोलॉग के अंदर कोई भी डाटा टाइप नहीं होती। अब ये जो ट्री बनी हुई है ना डाटा ऑब्जेक्ट्स की, इनकी वन बाय वन इलस्ट्रेशन यहाँ पर गिवन है कि एटम क्या होता है, नंबर क्या होता है और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोलॉग पे। एटम कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन थ्री वेज। एटम्स आपके पास तीन तरह के होते हैं, या तो स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, या वो स्ट्रिंग ऑफ स्पेशल करेक्टर होंगे, या वो आपके पास वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, या नंबर्स होंगे। एटम्स में देखें, एटम कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन थ्री वेज, स्ट्रिंग ऑफ लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर करेक्टर, स्टार्ट विद अ लोअर केस करेक्टर। आपके पास एटम जो है वो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट की ही एक टाइप है ना, यहाँ पर देखें कांस्टेंट की एक टाइप है, एक एटम है और एक नंबर है। तो एटम आपके पास एक कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट स्ट्रिंग ऑफ लेटर है, डिजिट या अंडरस्कोर, लेकिन वो स्टार्ट होना चाहिए विद लोअर केस लेटर, एना, नील, x25, x_25, x_25 ab, x_ एंड सारा जोन्स। ये आपके पास एटम्स है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्ट्रिंग ऑफ स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर भी आ सकते हैं, लिखे हुए हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर इनक्लोज इन सिंगल कोट्स, अगर आपके पास इस फॉर्म में आएगा, इसको भी, ये भी आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप एटम में ही कंसीडर करेंगे। दिस इज यूजफुल इफ यू वांट फॉर एग्जांपल टू हैव एटम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अगर आपके पास एक ऐसा एटम है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर सारा जोन्स, साउथ अमेरिका, टॉम, नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ सिटी है या नेम ऑफ अ कंट्री है, तो वो हम हमेशा यूजुअली अपर केस से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अपर केस से लिखेंगे टॉम और विदाउट कोट्स लिखेंगे तो वो उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा, वेरिएबल में उसको इंटरप्रेट करेगा। तो हम जबकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो ये अब हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई है, कांस्टेंट स्ट्रिंग, चेंज नहीं होगी। अगर आप इसी टॉम, ये टॉम जो लिखा हुआ है, इसको आप विदाउट कोट्स लिखेंगे तो वो वेरिएबल कंसीडर होगा और वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, तो ये वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो हम इसको इसलिए कोट्स में लिख देंगे। जब कोट्स में लिखेंगे तो ये कांस्टेंट स्ट्रिंग, कांस्टेंट बन जाएगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके बाद नंबर्स यूज होते हैं। नंबर्स जो आपके पास न्यूमेरिक कोई भी मैथ्स के जो नंबर है वो आपके पास है एटम की टाइप, जैसे 13120 5 नॉर्मली रेंज अलाउड बाय एन इम्प्लीमेंटेशन, ये इसकी रेंज स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया एटम और नंबर्स, ठीक है, एटम और नंबर्स की टाइप्स बताई है। ये कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, कांस्टेंट की कैटेगरी है एटम और नंबर। नंबर प्योरली मैथ्स के जो नंबर है वो होंगे और एटम जो है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन वो कांस्टेंट की टाइप किस तरह की हो सकती है, यहाँ पर 3 उसकी क्लासेस बताई गई हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो हमेशा आपके पास ऐसी वैल्यू वेरिएबल जो है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल आर स्ट्रिंग ऑफ लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर करेक्टर। एक स्ट्रिंग होगी लेटर्स की या डिजिट्स की या अंडरस्कोर की, जिस स्टार्ट विद अपर केस। बस वेरिएबल को आपने हमेशा लिखने के लिए अपर केस से स्टार्ट करना है।
ऐसा कोई भी वर्ड जो आपने अपर केस से स्टार्ट किया हुआ होगा वो वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पर एक्स है, ये भी वेरिएबल है। रिजल्ट है, कैपिटल आर से स्टार्ट किया तो वेरिएबल हो गया। अगर आप स्मॉल आर से लिखेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। पार्टिसिपेंट लिस्ट, ये भी वेरिएबल है। और वेरिएबल को आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ हुआ है। तो वेरिएबल को लिखने का ये सारे तरीके हैं कि आपने हमेशा अपर केस से स्टार्ट करना है या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है, तो वो वेरिएबल होगा। स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, ये वाली क्लास की टाइप है। डाटा ऑब्जेक्ट की अब हमने सिंपल ऑब्जेक्ट कवर कर लिए, कांस्टेंट देख लिए, एटम देख लिए, नंबर और वेरिएबल। इसके बाद डाटा ऑब्जेक्ट की सेकंड टाइप है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स देखें, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट विच हैव सेवरल कंपोनेंट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके मोर देन वन कंपोनेंट्स हैं उसको आप स्ट्रक्चर कहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल गिवन है डेट की। अब डेट के कंपोनेंट आप देखें तो वो 3 हैं। डेट के कंपोनेंट 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 डेट है, मंथ है और साथ में ईयर है। इसके अलावा इसके और कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ईयर का कौन सा मंथ है और मंथ का कौन सा वीक है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके मोर देन वन कंपोनेंट होंगे वो स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है। और इस स्ट्रक्चर को प्रोलॉग की फॉर्म में अगर लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे, पार्ट बी में मेंशन है। जैसे 1 मई 1983। अब यहाँ पर इसको आप फंक्टर कहेंगे, डेट जो आपने यहाँ पर नाम लिखा है, और ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, डेट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट की एक एग्जांपल है डेट, क्योंकि इसके मोर देन वन कंपोनेंट है। और बी पार्ट जो है वो मेंशन कर रहा है कि प्रोलॉग में आपने स्ट्रक्चर को किस तरह से लिखना है। द रूट ऑफ द ट्री इज फंक्टर एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ द रूट आर द कंपोनेंट। ये इस ट्री की बात कर रहे हैं कि इसका जो रूट है वो है फंक्टर। ये देखें, इसका रूट डेट था तो ये फंक्टर था, और जो इसके ऑफस्प्रिंग थे, जो इसके चाइल्ड थे, वो इसके आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट फिनोमेना है मैचिंग। प्रोलॉग में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है मैचिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन टर्म इज मैचिंग। मैचिंग अलोन कैन प्रोड्यूस सम इंटरेस्टिंग कंप्यूटेशंस। कुछ इंटरेस्टिंग कंप्यूटेशन जनरेट करता है मैचिंग का फिनोमेना। दो टर्म्स होती हैं और आप आइडेंटिफाई करते हैं, आइदर दे आर आइडेंटिकल और दे आर सेम और नॉट। ठीक है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। द वेरिएबल इन बोथ टर्म कैन बी इनिशियलाइज्ड इन ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल द टर्म बिकम आइडेंटिकल। अब हमने मैच करवाना है DM 1983 को 5 मई y के साथ। अब ये मैच करिए कि नहीं। ये D जो है वेरिएबल है, M भी वेरिएबल है, और 1983 जो है ये एक कांस्टेंट है, नंबर है। 5 जो है वो कांस्टेंट है, नंबर है, और मई जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, और कैपिटल Y जो है वो आपके पास एक वेरिएबल है। जब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को इक्वेट करेंगे प्रोलॉग में, तो कैपिटल D की वैल्यू रिटर्न करेगा 5, M की वैल्यू रिटर्न करेगा मई। यहाँ पर मई को अगर आपने कोट्स में लिखेंगे तब वो कांस्टेंट बनेगा, तो इसको आपने कोट्स में लिखना है। और Y की वैल्यू वो रिटर्न करेगा 1983। तो दोनों टर्म मैच होंगी, और मैच वो करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब इन दोनों के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, 3 है ना दोनों में आर्ग्यूमेंट्स, तो वो रिटर्न करेगा और आपको ये रिटर्न वैल्यूज कर देगा। प्रोलॉग आपको इस तरह की आउटपुट देगा। D की वैल्यू 5 देगा, यहाँ पर रॉन्ग लिखी हुई है, आपने इसको 5 अंडरस्टैंड करना है। D की वैल्यू 5 है, M की वैल्यू मई, इसको कोट्स में लिखना है, और Y की वैल्यू 1983। तो मैचिंग हमने जब परफॉर्म की तो इसने ये रिजल्ट दे दिया। मैचिंग इज अ प्रोसेस दैट टेक इनपुट टू टर्म्स। इनपुट में वो दो टर्म्स लेता है, दोनों को इक्वेट करता है और चेक करता है कि वो मैच करती है कि नहीं। अगर मैच करेगा तो वो रिजल्ट में आपको आंसर रिटर्न करेगा, अगर वो मैच नहीं करेगा तो वो फेलियर रिटर्न कर देगा। लेट्स कंसिडर अगेन द मैचिंग ऑफ 2 डेट्स। इन दोनों डेट्स को मैच करेगा और बताएगा कि आंसर प्रोलॉग क्या। इस तरह से हम मैच करते हैं। जैसे ये पिछली ये वाली दो थी ना फैक्ट्स, डेट दिस एंड डेट दिस। आप इन दोनों फैक्ट्स को इक्वेट करेंगे प्रोलॉग की कमांड विंडो में और चेक करेंगे कि वो मैच करती हैं कि नहीं। अब जैसे ये वाली डेट वाली दो फैक्ट्स हैं, इनको हमने इक्वेट किया, रिटर्न क्या करेगा, D1 M जो है मई, Y1 1983। इस तरह से हम इनको इक्वेट करके अगर वो मैच करती होंगी तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। प्रोलॉग सिंबॉलिक लैंग्वेज है और ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम पढ़ चुके हैं। ये प्रोलॉग एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, मींस इसके अंदर सिंबल्स यूज होते हैं, और ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लॉजिकल रेफर करिए एंड और नॉट के जो लॉजिकल गेट्स या लॉजिकल सिंबल्स हैं
वो यूज होते हैं इसके अंदर। तो इसलिए इन लॉजिकल सिंबल्स को प्रोलॉग की फॉर्म में किस तरह से लिखना है। अब इंग्लिश में हम लिखते हैं एंड, और, इफ, नॉट। ठीक है, जब हमने स्टैट्स या प्रेडिकेट कैलकुलस में इसको रिप्रेजेंट किया तो हम एंड, और, इफ और नॉट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोलॉग में एंड के लिए कॉमा यूज करेंगे, और के लिए आप सेमीकोलन यूज करेंगे, इफ के लिए आपने ये वाली नोटेशन यूज करनी है, और नॉट के लिए आप एज इट इज नॉट लिखेंगे। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है और लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसकी ये नोटेशंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्रोलॉग की लिखी हुई है। आपको क्या होगा, स्टेटमेंट्स इस तरह के इंग्लिश स्टेटमेंट्स या टेक्सचुअल डाटा होगा, इंग्लिश की फॉर्म में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी। आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी वाली स्टेटमेंट फैक्ट है, कौन सी वाली स्टेटमेंट रूल है, और कौन सी वाली स्टेटमेंट क्यूरी है। ठीक है, तो अब देखें इंग्लिश मीनिंग, यहाँ पर देखें इंग्लिश स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। बर्गर इज अ फूड, तो बर्गर इज अ फूड। सैंडविच इज फूड, सैंडविच इज फूड। पिज्जा इज फूड, पिज्जा इज फूड। सैंडविच इज लंच, तो सैंडविच इज लंच। हमने प्रोलॉग की फॉर्म में इस फैक्ट को डिफाइन किया। पिज्जा इज डिनर, तो पिज्जा इज डिनर। देखो हम पिज्जा इज डिनर ये लिखा हुआ है। हमने आइडेंटिफाई करना है ये फैक्ट है कि नहीं। बर्गर जो है वो फूड है, ठीक है, फूड की टाइप है, और इसकी कैटेगरी क्या है, फूड। सैंडविच जो है वो एक फूड आइटम का नेम है, और इसकी टाइप फूड है। ठीक है, पिज्ज़ा भी जो है नेम स्पेसिफाइड है। इन सारी स्टेटमेंट्स में आप देखें इंफॉर्मेशन नोन है, कंप्लीट है, टाइप बताई हुई है कि डिनर है या लंच है या फूड है, और साथ में इनका नेम भी स्पेसिफाइड है। ये नहीं लिखा हुआ कि एक्स इज़ अ फूड, वाई इज़ अ फूड, एक्स इज़ लंच, जी इज़ डिनर, ये नहीं लिखा हुआ। अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अननोन हो तो हम एक्स या वाई में कुछ भी पुट कर सकते हैं, एनीवन। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नोन और कंप्लीट है। बर्गर की जगह पर बर्गर ही आएगा, पिज्ज़ा की जगह पर पिज़्ज़ा ही आना है, इसलिए हम इसको कहेंगे दैट इज फैक्ट। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, और इसको हमने प्रोलॉग में इस तरह से लिखा। और फुल स्टॉप से हर स्टेटमेंट के एंड पे हमने फुल स्टॉप लाजमी ऐड करना है, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। रूल्स देखें इसके क्या है। एवरी फूड इज मील, और एनीथिंग इज मील इफ इट इज अ फूड। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। एक तो एवरी फूड इज अ मील, ये एक अलग स्टेटमेंट है, और एनीथिंग इज अ मील इफ इट इज अ फूड, ये इन्होंने रूल जनरेट किया हुआ है। रूल हमने इसको क्यों कहा है, अब आप देखें एनीथिंग इज अ मील इफ इट इज अ फूड। एनीथिंग में कोई भी फूड आइटम आ सकता है ना, बर्गर आ सकता है, सैंडविच आ सकता है, पिज्जा आ सकता है, कोई भी यहाँ पर फूड आइटम आ सकता है, उसको हमने कहा है एनीथिंग। लाइक एनीथिंग अननोन है, हमें नहीं पता एनीथिंग की वैल्यू क्या है, इज अ मील इफ इट इज अ फूड। दूसरे पहले तो हमने एनीथिंग से ही अंदाजा लगा लिया कि ये आपके पास रूल है। दूसरी एक और इसके अंदर इंडिकेशन है, यहाँ पर इफ भी यूज हो रहा है, एक कंडीशन भी यूज हो रही है, इफ इट इज अ फूड। इट रेफर किसको कर रहा है, एनीथिंग इज मील इफ एनीथिंग इज अ फूड, इट रेफर कर रहा है एनीथिंग को। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इसको हम रूल आइडेंटिफाई करेंगे। इसी की जगह आपके पास ये भी यूज हो सकती है स्टेटमेंट एवरी फूड इज अ मील। अब यहाँ पर देखें कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट या कोई कंजंक्शन वाली स्टेटमेंट नहीं यूज हो रही। एवरी फूड इज अ मील एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ना तो इसके अंदर इफ है, ना इसके अंदर एंड है, ना इसके अंदर और है, कुछ भी ऐसा यूज नहीं हुआ हुआ। कंजंक्शन वाली स्टेटमेंट भी नहीं है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कोई नहीं है, कंडीशनल वर्ड भी कोई नहीं है। तो हमने इसको रूल किस तरह से आइडेंटिफाई किया, एवरी फूड इज अ मील। अब एवरी में वापस एवरी जो है ये रिप्लेस करेगा, एवरी कैन बी पिज्ज़ा, एवरी कैन बी सैंडविच, एवरी कैन बी बर्गर। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है एवरी की जगह पर। तो एवरी फूड में हमारे पास कोई भी कैटेगरी वेजिटेबल भी आ सकती है, इज अ मील ये लिखा हुआ है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज अ रूल। क्वेश्चंस क्या है, इज पिज्जा अ फूड, विच फूड इज मील एंड विच इज लंच, इज सैंडविच और डिनर। अब इन स्टेटमेंट्स को आपने जैसे ही पढ़ा तो आपने अंदाजा लगाया कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्वेश्चंस पूछ रही हैं, तो हम इसको क्यूरीज कहेंगे। तो एक नॉलेज बेस हम इस तरह से क्रिएट करते हैं कि उसके अंदर फैक्ट और रूल डिफाइन करते हैं, क्यूरीज हम इंटरप्रेटर पर रन करेंगे। अब प्रोलॉग के फॉर्म में इन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है, बर्गर इज अ फूड, बर्गर इज अ फूड, सैंडविच इज फूड, पिज्जा इज फूड, सैंडविच इज लंच, पिज्जा इज डिनर, ये तो लिख लिया। रूल को किस तरह से आपने लिखना है, ये इसका एक टेक्निक है वो आप समझ लें। एनीथिंग इज मील, तो क्या एनीथिंग जो है वो एक वेरिएबल है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, वो अननोन है। तो वेरिएबल को आप किसी भी अपर केस लेटर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल एक्स जो है वो वेरिएबल है,
तो एनीथिंग इज मील, इफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी हमने देखा यहाँ पर इफ की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये इफ की रिप्रेजेंटेशन है। एनीथिंग इज मील इफ एनीथिंग इज अ फूड, तो एनीथिंग की जगह हमने एक्स लिख लिया। आप कैपिटल एनीथिंग भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देखें कैपिटल ANYTHING, एनीथिंग इज अ मील इफ एनीथिंग इज अ फूड। तो एनीथिंग इज मील इफ एनीथिंग इज अ फूड, तो ये आपने प्रोलॉग की फॉर्म में रूल को लिख लिया। ये प्रोलॉग लैंग्वेज में लिखा हुआ है एक रूल। क्वेश्चन जब हम पूछते हैं इंटरप्रेटर पर, इज पिज्जा फूड, अब ये क्वेश्चन है ना, आपने इसको आइडेंटिफाई किया, दैट इज अ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जब इंटरप्रेटर पे लिखना है तो आप इस स्टेटमेंट को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करें। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, क्वेश्चन है आपके पास इज पिज्जा फूड, आप इसको ट्रांसलेट कर दें पिज्जा इज अ फूड, तो पिज्जा इज अ फूड को आप किस तरह से लिखेंगे, पिज्जा इज अ फूड। वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर मैच करेगा नॉलेज बेस के साथ। अब नॉलेज बेस में फूड पिज्जा से रिलेटेड कोई फैक्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, यहाँ पर बना हुआ है ना, पिज्जा इज अ फूड, इसके साथ वो मैच करेगा और रिटर्न आपको इसका आंसर देगा ट्रू, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बेस में ये ट्रू है। तो वो कहेगा यस पिज्जा इज अ फूड। अगला क्वेश्चन क्या है, विच फूड इज मील एंड लंच, तो वो कह रहा है कि कौन सा वाला फूड मील है और कौन सा वाला लंच है। इसको आप सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें। एक्स जो है वो विच है, हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू अननोन है, तो मील ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है और लंच ऑफ एक्स फाइंड करना है। विच फूड इज मील एंड विच फूड इज लंच, तो विच फूड इज लंच विच फूड इज मील, ये ब्रैकेट से हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं जो इसका आर्ग्यूमेंट है। विच फूड इज मील विच फूड इज लंच, वो क्या करेगा, मील ऑफ एक्स और लंच ऑफ एक्स को मैच करेगा। यहाँ पर है लंच ऑफ एक्स, हमारे पास ये लंच का एक फैक्ट बना हुआ है ना, लंच के साथ मैच करेगा और रिटर्न करेगा आपको सैंडविच, ठीक है। फिर वो मील ऑफ एक्स का हमारे पास एक रूल है, तो वो रूल के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, एक्स की वैल्यू फूड, यहाँ से फूड गेट करेगा और सैंडविच आपको रिटर्न कर देगा। सैंडविच इज अ डिनर, अब हमने लिखा इज सैंडविच अ डिनर, तो इसको आप सिंपल स्टेटमेंट में जब लिखेंगे तो क्या होगा, सैंडविच इज अ डिनर, तो सैंडविच डिनर है, तो सैंडविच इज अ डिनर, तो डिनर वाला कोई फैक्ट बना हुआ है ऊपर, डिनर वाला है लेकिन वो पिज्जा है, पिज्जा इज अ डिनर हमने डिफाइन किया हुआ है, हमने सैंडविच डिनर का कोई भी फैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये वो इसका आंसर आपको रिटर्न करेगा फॉल्स या नो, नो सैंडविच इज नॉट अ डिनर, ये आपको रिटर्न करेगा। तो इस तरह हम एक टेक्सचुअल डाटा जो है उसका नॉलेज बेस बनाते हैं जिसमें फैक्ट और रूल होते हैं, और क्यूरीज हम रन टाइम पे प्रोलॉग का इंटरप्रेटर परफॉर्म करते हैं और जो क्यूरीज का आंसर आता है वो हम लिख देते हैं।